प्रिंस उमर फन्नान एक राइटर है, रेचिड ऑफ द अर्थ का। इसने अपनी जो महारत हासिल की वो अदब की दुनिया में, थीरी की दुनिया में, साइकोलॉजी की दुनिया में और मार्क्सिज्म की दुनिया में हासिल की। बॉर्न इन मार्टिनिक, स्टडीड मेडिसिन इन फ्रांस, बिकेम अ साइकेट्रिस्ट। अल्जीरियन वार में इसने अपना रोल प्ले किया हॉस्पिटल्स के अंदर, और ड्यूरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन भी की वार में भी, जो फ्रांस के अगेंस्ट थी। दो इंपॉर्टेंट काम जो इसके जाने जाते हैं वो ब्लैक स्किन वाइट मास्क है, और दूसरा क्या है कि रेचिड ऑफ द अर्थ है। ये दोनों काम क्लासिक वर्क्स की हैसियत इख्तियार किए हुए हैं। फिनान ने जो इन्फ्लुएंस हासिल किया था और इस्तेमाल किया थीरी का, वो मार्क्सिस्ट थीरी है, साइकोलॉजी की है, क्रिटिकल रेस थीरी है और ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है। इसलिए कि उसने कॉलोनाइज्ड जो इंडिविजुअल्स थे, जो सब्जेक्ट थे, उनका प्रॉब्लम्स, उनका अकाउंट, नेशनलिज्म के प्रॉब्लम, और किस तरीके से एक आज़ादी हासिल की जा सकती है रेजिस्टेंस के थ्रू। सो ये शो करता है हाउ कॉलोनाइज्ड पीपल आल्सो एक्सपीरियंस डबल कॉन्शियसनेस, जो ड्यूबाइस का कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से डबल कॉन्शियसनेस बिटवीन पीपल ऑफ कलर इन यूएस एंड colonized पीपल हिस्टोरिकली सजेस्ट कनेक्शन बिटवीन द रेसिज्म। वो हम रेसिज्म के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से ब्लैक स्किन की पॉलिटिक्स की जाती है, लोगों को उनकी कलर के ऊपर किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और किस तरीके से उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। आगे अगर हम देखें तो पोस्ट कॉलोनियल थीरी में फेनान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पोस्ट कॉलोनियल थीरी के अंदर जो हम थीरीज देखते हैं वो क्या हैं? सोशल साइंसेस की थीरी हैं, अदब की थीरीज हैं, दैट एड्रेस कौन सी? लेगेसी ऑफ कॉलोनियल रूल, कि किस तरीके से एक कॉलोनियल रूल जो था, एक नौ आबादियाती निज़ाम जो था, उसने अपनी जड़ें पकड़ी थी और स्ट्रगल की वहाँ पर लोगों ने फॉर पॉलिटिकल कल्चरल इंडिपेंडेंस, और जो इन एम्पायर्स का, कॉलोनीज का हिस्सा रहे थे। सो फिनान के काम के साथ एक और इम्पोर्टेंट नाम जो जुड़ा हुआ हमें मिलता है वो है एडवर्ड सईद का। 1978 में उसने ओरिएंटलिज्म लिखी थी। सईद ने जो एनालाइज किया था वो वेस्टर्न कैनन देखा था, एक्सप्लोर करते हुए कि कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, शेप करते हैं सोसाइटी को, और यूरोप वाले किस तरीके से अपनी एक फैंटेसी जो है, एक तखयलाती दुनिया में, दे थिंक देमसेल्व्स एज सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो इंस्पायर हुआ था एडवर्ड सईद, जो फुको से हुआ था, जिसकी पॉलिटिकल थीरी है, एम्फेसाइज करती है डिस्कोर्स के ऊपर, पावर के ऊपर और नॉलेज के ऊपर फोकस रखती है। ओरिएंटलिज्म को अगर देखा जाए तो सईद ने ये टर्म ली थी, जो वेस्ट में न्यूट्रली कहता है कि डिस्क्राइब किया स्टडी को एंड आर्टिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द ओरिएंट। ओरिएंट को उसने डिस्क्राइब किया एंड सबवर्टेड इट टू मीन टू कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी डिवीजन इनटू द वर्ल्ड ऑफ ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट। ओरिएंट बेसिकली अगर देखेंगे तो ओरिएंट्स आर द पीपल ऑफ द ईस्ट एंड ऑक्सीडेंट्स आर द पीपल ऑफ द वेस्ट। सो ओरिएंट की जो स्टडी करने वाले वेस्टर्न हैं उनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट दो बाइनरी अपोजिशन है। इसी तरह ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट दो अपोजिशन है, ये म्यूचुअली एक दूसरे को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ईस्ट जो है वो क्रिएट है तखयलात की दुनिया में, अदब की दुनिया में, और इसी तरीके से वो ओरिएंट को एक्सप्रेस किया जाता है कहाँ पर? वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर। तो हम ऐसे सब्जेक्ट को जो वेस्ट स्टडी करता है उनको हम ओरिएंटल सब्जेक्ट कहते हैं। वेस्टर्न डिपिक्शन ऑफ ओरिएंट कहते हैं कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, एक इंफीरियर वर्ल्ड वो क्रिएट करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि जो ईस्ट के लोग हैं वो कमतर हैं, बैकवर्ड हैं, इसी तरीके से इरेशनैलिटी उनके अंदर है, अकल फहम फरासत नहीं है, और विल्डरनेस है, और एक वहशीपन उनके अंदर है। वेस्ट आइडेंटिफाइज themselves एज अपोजिट, सुपीरियर, और क्या है?
प्रोग्रेसिव, रैशनल एंड सिविल। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह की क्वालिटीज दी हैं जो एडवर्ड सईद ने उनके अदब के अंदर देखा। जो बहुत सा लिटरेचर, अगर आप एडवर्ड सईद को स्टडी करें, उसकी किताब स्टडी करें, तो देन यू विल कम टू नो कि किस तरीके से उसने जो वेस्टर्न राइटर्स थे, ब्रिटिश राइटर थे या फ्रेंच राइटर थे, उसमें जो बड़े नाम हैं, जैसा कि आप दांते का नाम आता है जिसने इन्फर्नो क्रिएट की थी, या बाद में हेगल का नाम आता है, या शेक्सपियर का नाम आता है, इसी तरीके से और उनके बहुत से राइटर्स हैं, जिसमें आप मिल्टन को देखेंगे, या फिर बाद में आने वाले जो विक्टोरियन राइटर थे, इन में एक चीज मुश्तरक आपको मिलेगी कि वो उनका जो वेस्ट का जो कल्चर है वो उसको सुपीरियर जानते और मानते हैं, और ईस्ट के कल्चर को इंफीरियर समझते हैं। सो रेचिड ऑफ द अर्थ, यहाँ पर जो एक किताब है फिनान ने लिखी एक्सप्लोर की, मगर एक चीज को यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ओरिएंटलिज्म की पब्लिकेशन है 1978 में, जबकि अगर आप देखें तो ये जो रेचिड ऑफ द अर्थ की पब्लिकेशन है वो है 1961 में। 1961 में उसकी डेथ हो गई थी फिनान की, तो उसकी डेथ के बाद ये पब्लिश किया गया वर्क। सो यहाँ पर जो पोस्ट कॉलोनियल का क्रेडिट जाता है, थीरी का क्रेडिट जाता है, अदरिंग का कॉन्सेप्ट को का जो क्रेडिट जाता है, इसी तरीके से एम्पायर या मेट्रोपोल या मार्जिन का जो इस काम को क्रिएट करने का जो क्रेडिट जाता है वो फिनान को जाता है। फिनान को उसके ब्लैक कलर की वजह से, उसके अल्जेरियन बैकग्राउंड की वजह से, वेस्ट इंडीज बैकग्राउंड की वजह से वो इम्पोर्टेंट, वो हैसियत, वो वैल्यू, वो प्रेस्टीज नहीं दी गई जो इसको मिलनी चाहिए थी। इसके कंपैरिजन में जो एडवर्ड सईद है वो एक फलस्तीनी क्रिश्चियन राइटर है, उसको वेस्टर्न एकेडमिया ने बहुत ज़्यादा उठाया, उसको वैल्यू दी, उसको इम्पोर्टेंस दी, सिग्निफिकेंस दी। जबकि अगर आप इस किताब को पढ़ें द रेचिड ऑफ द अर्थ, तो ये भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही अहम है, और इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नोयत की चीज़ें मिलती हैं, जिसमें वो कॉलोनियल के इंडिविजुअल्स को देखता है, कॉलोनाइज के प्रोसेस को देखता है, और इसी तरीके से वो फर्दर स्टडी करता है प्रोसेस ऑफ डी कोलोनाइजेशन को। सो बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं, मगर उस तरह का क्रेडिट रेचिड ऑफ द अर्थ और फेनान को नहीं दिया गया। हालांकि इसकी पूरी थीरी एक फेनानिज्म डेवलप होती है, और एक बहुत बेहतरीन थीरी है, तजिया है, जो पीएचडी के थीसिस तक करवा सकती है। इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो आपको वो सारा का सारा एलिमेंट मिलेगा जाके एडवर्ड सईद के क्रेडिट में। खैर आगे हम चलते हैं। फिनान डिफाइंस एंड एक्सप्लेन्स colonialism एंड डीकोलोनाइजेशन फ्रॉम अ पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। सियासी, फलसफियाना अंदाज में, तारीखी अंदाज में और माशरती अंदाज में वो एक्सप्लेन करता है। colonialism constructs the psychology of, वो कंस्ट्रक्ट करती है, बनाती है, और अपने जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट डालती है जो कोलोनाइज्ड इंडिविजुअल है। colonialism is a creation of two conflicting societies, one of the colonizer and one of the colonized। एक पावरफुल कोलोनाइजर है, कंट्रोल करने वाला रूलर है, और एक बेचारा कोलोनाइज है जिसको कंट्रोल किया जाता है। कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज्ड, सेटलर्स एंड नेटिव। तो सेटलर वो लोग होते हैं जो आके सेटल होते हैं, दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, दूसरों के माशरों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, और अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी के करता धरता बनते हुए अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं, जैसा कि कोलोनाइजर्स थे। तो ये म्यूचुअली टर्म्स एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करती हैं। कोलोनाइजेशन अगर आप देखें तो वो बार्बराइजेज द कोलोनाइज्ड सो दैट द कोलोनाइजर कैन इन गुड कॉन्शियस टेक एवरीथिंग फ्रॉम द ऑप्रेस, कि उन्होंने हर चीज ऑप्रेसर्स ने ले ली है ऑप्रेस्ड इंडिविजुअल से, और अपने कंट्रोल में ले लिया। कॉलोनियलिज्म को अगर आप देखें तो वो क्या है? इज द इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस, एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज इन वन टेरिटरी बाय पीपल फ्रॉम अनदर टेरिटरी। कि ये कायम करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, फिर एक्वायर करते हैं,
और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, अपना कंट्रोल, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी शिद्दत एक जगह के ऊपर दूसरी जगह से आके, जिस तरीके से बर्तानिया के राज में हुआ था, या फ्रेंच कंट्रोल में हुआ था, या स्पेनिश कंट्रोल में हुआ था, या और बहुत सी हिस्ट्री में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने जाके दूसरे एरियाज में कंट्रोल किया और अपनी पावर को मेंटेन किया। यहाँ पर कोर मेट्रोपोल जो है, जिसको हम सेंटर कहते हैं, वो क्लेम करता है सॉवरेनिटी ओवर द कॉलोनी, कि अपने आप को कॉलोनी के ऊपर ताकतवर समझता है, सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर कंट्रोल रखता है, गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना अपना इन्फ्लुएंस रखता है, इकोनॉमी को अपने हाथों में रखता है, और सारे के सारे कॉलोनी के अफेयर्स खुद चलाने की कोशिश करता है। कॉलोनियलिज्म रिप्रेजेंट्स सिस्टमैटिक अंडर डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरी टू बेनिफिट ऑफ द कोर। तो ये डेवलपमेंट को अंडर डेवलप रखते हैं। पेरिफेरी जो है वो मार्जिन है, वो साइड के लोग हैं, वो कमजोर और कमतर लोग हैं जिनको मार्जिनलाइज रखा जाता है, जिनको ना नौकरी दी जाती है, ना इकोनॉमी दी जाती है, और ना ही इतनी ऑटोनॉमी दी जाती है। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कॉलोनियलिज्म क्या है, वो रेसिस है और वाइट सुप्रीमेसी है, कि वो रेसिज्म के ऊपर बेस करता है, क्योंकि इनका डिवाइड एंड रूल का फलसफा होता है, और अपने आप को, अपने स्किन कलर को, अपनी सफ़ेद चमड़ी को, अपने गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, इस तरह की आइडियोलॉजी को वो सुपीरियर करते हैं। और बेचारा जो ब्लैक कलर हो, हालांकि कोई फ़र्क नहीं है खून में, अकल में, शऊर में, ना ही किसी और तरह का डिफरेंस है सफ़ेद और काले में, मगर ये लोग जो हैं वो कॉलोनियल अपने आप को इस तरह की आइडियोलॉजी से अपने आप को सुपीरियर जानते हैं और दूसरों को इन्फीरियर जानते हैं। और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलती है यूरोपियंस के यहाँ, जिन्होंने यूरोसेंट्रिसिज्म की फिलॉसफी को अडॉप्ट किया। वाइट मैन्स बर्डन इन्होंने अपना एक समझा, कि हमारा, जैसे आप रुडियर्ड किपलिंग की एक पोएम भी है कि वाइट मैन्स बर्डन था, वो क्या था कि जाए और ब्राउन्स को सोशली मोरली टीचिंग करे और उनके कल्चर को अपडेट करे। So collection of cultural images and themes by which colonized people came to be known as colonial power. So इस तरह के images और themes को आप देखते हैं बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं, जिसमें क्वीन एलिजबेथ का एक इमेज है, जिसमें शेक्सपियर का इमेज है, जिस तरीके से विल्टन का इमेज है, जिस तरीके से वर्ड्सवर्थ का इमेज है, एस टी कॉलरिज या एम फॉस्टर का इमेज है। तो इन्होंने इस तरह से अपने राइटर्स को प्रोपोगेट किया, बढ़ाया चढ़ाया, और उसकी मिसाल आपको 1835 का मिनट्स ऑफ एजुकेशन में मिल जाएगी, जो लॉर्ड मेकाले ने लिखी है, और वो भी डॉक्यूमेंट पढ़ने के लायक रखता है, जिसमें उसने डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की है। किसी और सेशन में उस पर भी बात की जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ कोटेशंस जो कोलोनाइज्ड इंडिविजुअल्स के बारे में फेनॉन ने दी हैं, किस तरीके से इन बेचारों को मार्जिनलाइज करके स्ट्रीम से आउट किया जाता है। कोलोनाइज्ड पीपल वो जो हैं वो क्या, कौन से हैं, उनके सेल्फ डाउट्स होते हैं। द अप्रेस्ड विल ऑलवेज बिलीव इन द वर्स्ट एंड अबाउट देमसेल्व्स, कि अपने आप को हमेशा वो बुरा समझेगा, अपने आप को कमतर समझेगा, अपनी स्किन के कलर को हल्का समझेगा, अपनी अकल को, शऊर को वो कमतर समझते हुए अपने लैंडलॉर्ड, अपने बॉस, अपने जो कॉलोनियल मास्टर है, उसी को वो आका, देव देवता समझेगा, और उसी को वो बिल्कुल महान समझेगा। दूसरी कोटेशन को अगर हम देखें तो वो क्या कहता है, द अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ एजुकेटेड क्लासेस, द लैक ऑफ प्रैक्टिकल लिंक्स विद between them and the mass of the people, their laziness, and let it be said कि अगर देखें इसको तो ये हमारी जो एजुकेटेड क्लास है, जो कोलोनाइज्ड इंडिविजुअल से बिलोंग करती है, ये अनप्रिपेयर्ड होते हैं, ये तैयार नहीं होते। द लैक ऑफ प्रैक्टिकल लिंक्स, इनके लिंक्स भी बड़े प्रैक्टिकल नहीं होते। एंड मैस ऑफ द पीपल जो है ना, वो देयर लेजीनेस, और वो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। एंड लेट इट बी सेड, और ये बात कहने दो, देयर कवर्डिस, उनका जो बुजदिली है, एट द टाइम कहता है कि डिसाइसिव मोमेंट ऑफ द स्ट्रगल विल गिव राइज टू ट्रेजिक मिसहैप, कि वो जब स्ट्रगल का मौका आता है, रेजिस्टेंस का मौका आता है, जान मारने का मौका आता है, कुछ हासिल करने का मौका आता है, तो ये लोग बैठ जाते हैं फलसफी बन के, ये लोग बैठ जाते हैं अपने आप को ट्रेजिडीज का हिस्सा बनाने में। सो ये लोग कभी भी उस तरह से स्ट्रगल नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, they don't take arms, they don't go for resistance, they don't go for any
such activities that could make themselves और make them attain some kind of liberation, किसी तरह की उनको ताकत हिम्मत नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब नज़म लिखी है। वो क्या फरमाते हैं, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तने आसानी, अमारत क्या शिकवे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोरे हैदरी तुझमें न इस्तिगनाए सुलेमानी, न ढूंढ इस चीज को तहजीब हाजिर की तजल्ली में, कि पाया मैंने इस्तिगना में मेराजे मुसलमानी, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में, न हो नो उम्मीद ये जवाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सो इस नज़म का जो पहला ही शेर है वो क्या है, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तने आसानी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है फिनान यहाँ पे कोलोनाइज्ड इंडिविजुअल का एक्सप्लेन कर रहा है, ये बहुत खूबसूरती से यहाँ पर हमें नजर आता है और एप्लीकेबल दिखता है। सो इस सेशन में हमने प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन की बात की और हमने मजीद देखा कि किस तरीके से जो हमारे कॉलोनियल इंडिविजुअल्स हैं वो कितने जो है ना वो हिम्मत, ताकत और करेज से बिल्कुल ही दूर होते हैं और वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाते किसी तरह की स्ट्रगल में। और यही चीज़ हमें फिनान के यहाँ भी मिलती है और बहुत डिटेल मिलती है। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगले सेशन में हम जो बात हमने करनी है वो प्रोसेस ऑफ डी कोलोनाइजेशन की बात करनी है, चूंकि वो एक लंबी बात है, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल है, तो इसलिए उसको मैं अगले सेशन के लिए रिजर्व रखता हूँ। आज के सेशन में हम यहाँ पे फिनान को ये सेशन डेडिकेट करते हैं कि किस तरीके से उसने अपनी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में और कैसे उसने एक पूरी की पूरी थीरी और पूरी की पूरी फिलॉसफी इन्वेंट की, जिसको हम फिनानिज्म का नाम भी दे सकते हैं, और कॉलोनियलिज्म के अंदर तो वो शामिल है ही है। तो अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए।